हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल डिजिट चैनल। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान माने सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो इससे पहले आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, हिंदी ए और हिंदी बी, और सब थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। और लगभग जितना इम्पोर्टेंट हम दिए थे, इम्पोर्टेंट से लेकर कुछ जो उसका सेट दिए थे, मॉडल सेट, और जो एग्ज़ाम लिए थे उनमें से लगभग हम बच्चों सबको आए थे मेरे पास। हम गिन के देखे तो लगभग आपका 14 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, लगभग सब मिल के कुल मिला के ऐसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन एकदम हुबहू मिल ही गया था, लेकिन पार्श्ववर्ती शब्दों, विराम शब्दों, ये सब चीज़ एकदम एग्जैक्ट नहीं मिला था। और आपको पहले भी हम बताए थे कि जो पैसेज होता है वो पैसेज का गारंटी देना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो पैसेज थोड़ा नहीं आया था। फिर भी हिंदी एक के बारे में अभी तक हमको पता नहीं चला है, हिंदी बी के बारे में पता चला है। खैर जो भी है, आप लोग तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम में जैसा भी जाए उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। फिर हमको अगले सब्जेक्ट के बारे में ध्यान देना है। तो अब हमारे माथा से यानी एक या तो किसी किसी का 2 सब्जेक्ट अभी हो गया है, तभी हम लोग का है जो अगले एग्ज़ाम है वो सोशल साइंस है। सोशल साइंस के ऊपर तैयारी करने लग जाए। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको हम सबसे पहले बताएंगे कि जो हम सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन गेस किए थे, पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए और उस नोट को आप अवेलेबल कर लीजिए। वही आपका बेस है सबसे, क्योंकि वहाँ एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर का 2-4 क्वेश्चन ऑप्शन में रूप में है, और वहाँ से अगर आपको तैयारी हो गया है तो आपको बहुत ईजी फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसमें से लगभग आप मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन इसमें से आपको आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी इसका प्रैक्टिस कर लीजिए कि कितना आपको आता है और कितना नहीं आया है। और ये वीडियो हम बना रहे हैं थोड़ा सा आप लोग का कमेंट लेने के बारे में कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया और हमको बताएं। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम मतलब ये होता जाएगा, यानी जैसे भाषा से हट के जाएगा और जैसे साइंस जाएंगे फिर मैथ होगा, तो उसमें मेरा जो जो भी हम वीडियो डालें हैं आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और मैथ एग्ज़ाम तो आपको इतना खुशी लगेगा, क्योंकि मैथ में 100 रखिए कि 100 ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और तुरंत इसको बना लेते हैं। तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? हाँ, अथवा से 1 नंबर क्वेश्चन भी अथवा में रहेगा आपका। ठीक है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? कम्युनिस्ट कौन कंफ्यूसिस कौन था? वियतनाम के बारे में फन यो त्रिहा का उद्देश्य क्या थी? फन बाई चाओ और उसके विचारों में क्या भिन्नता थी? 2 नंबर भी क्वेश्चन में अथवा नहीं रहेगा, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन में अथवा रहेगा आपका। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वालों की प्राथमिकता क्यों देते थे? ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं थोड़ा सा, पर इसमें बना उना के लिख भी सकते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में एक ऐसा मुहिम छेड़ा गया था कि आदमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र के ऊपर मशीनों में जब वो ज़्यादा काम होने लगा था, मशीन के युग जब आ गए थे, तो उसमें क्या होते थे कि बहुत सारे श्रमिक उसमें काम नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए उस समय कानून बनाया गया था कि आदमी को काम देना चाहिए। जितने भी मशीन का उद्योग बढ़ाते जाएंगे आदमी का उसमें इस्तेमाल कम होगा, इसीलिए आदमी उसमें मतलब नौकरी से वंचित हो रहे थे। इसी की वजह से वहाँ श्रमिकों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप आराम से वहाँ लिख सकते हैं। लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए थे? तो यहाँ ये सब साधन जो अभी भी हम लोग का युग में देख पा रहे हैं, यही सब चीज़ था। फिल्म था आपका, नाटक था, उसके बाद ऐसे जो ये होता है कॉमेडी होता है, कॉमेडी शो इस तरह का था। तो वो तो उस टाइम के ज़माने में थोड़ा अलग टाइप का था। धीरे धीरे अभी वो उसका विस्तार रूप आ गया है। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक अवसर प्रतीत था। गांधी का जो नमक यात्रा यानी डंडी यात्रा था, उसमें जो आंदोलन किए थे गांधी जी ने उपनिवेश के ऊपर पर, उसी का यहाँ का प्रतिरोध के बारे में एक प्रतीत लिखना बोल रहा है। ठीक है, मार्टिन लूथर कैसा मुद्रण के पक्ष में थे?
पक्ष में था और उसने उनकी खुलेआम प्रशंसा की। यहाँ भी अथवा से क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर में। व्याख्या करें कि 1740 के बाद गरीब लोगों में भी उपन्यास पढ़ने लगे। यहाँ एक कप का ये रहेगा, विश्व का मानचित्र रहेगा। यह दो देशों का नाम या दो आपको नाम दे देगा, उसी को दिखाने के लिए यहाँ बोला जाएगा। ठीक है, तो ये मानचित्रों को याद रख लीजिएगा, क्योंकि मानचित्रों में हम जो वहाँ इम्पोर्टेंट गेस किए हैं वहाँ बहुत सारी जगह का नाम लिख दिए हैं, तो उनमें से ही आएगा। अब उससे इम्पोर्टेंट गेस क्या हुआ क्वेश्चन सब पढ़िए। और बहुत कोई स्टूडेंट ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर आपका जो गेस किया गया है वो तो उसमें भी प्राकृतिक आपदा भी आप जोड़ दिए हैं, तो ना जाने क्या क्या आप सब करते हैं, कमेंट करते हैं। कोई कोई बोलता है कुछ नहीं आता है, बेवकूफ़ है ये। तो छोड़ो वो सब मत ये कीजिए। जैसे हिंदी बी का देखा जाए, हिंदी ए और हिंदी बी का देखा जाए जैसे, तो आपका जो प्री बोर्ड में एग्ज़ाम लिया गया था उसमें से भी वो अपना क्वेश्चन ये पैटर्न नहीं आया, और टेस्ट जो था उसमें उसका भी पैटर्न से नहीं आया। तो इसका मतलब होता है कि पैटर्न आपको उतना कंफर्म नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी बी का जहाँ तक पैटर्न देखें हम, आपके जो फ्री टेस्ट लिया गया था उसमें आपका 16 क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, प्री बोर्ड में आपका 15 क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुआ इसमें आपका 16 क्वेश्चन था। लेकिन 16 क्वेश्चन फिर जो प्री टेस्ट था आपका उससे भी टैली नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जहाँ आपका पत्रों लिखने बोलता वहाँ पत्रों नहीं दिया गया था, दूसरी जगह में दिया गया था। तो इसी तरह होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको तैयारी करें। ऐसा नहीं करें कि प्राकृतिक आपदा से नहीं आएगा, हो सकता है उसी को क्वेश्चन को इधर उधर घुसा दे सकता है, हो भी सकता है ऐसा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना बोलेंगे कि जो हम इम्पोर्टेंट गेस किए हैं उनका आप तैयारी करें तो आपको अच्छा होगा। ठीक है, और इसका भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही सेट है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा आपको, और बीच में एक दिन का मौका मिलता है, कल भर आपको मौका मिलेगा, आज रात लेकर कल दिन भर। ठीक है, तो इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं इसको। भूगोल में है यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, इनमें से कौन एक फलीदार फसल है। उसके बाद बोलता है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें। सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले कोई 5 हानि का उल्लेख करें। 11 नंबर क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ अथवा हानि के बारे में लिख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं आपको। यहाँ हानि दिया गया है, लाभ के बारे में दे सकते हैं, अथवा लाभ अथवा हानि दोनों को आपको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ प्रश्न दिया गया है, उसको रेखा के भारत के रेखा मानचित्र पर उसको दर्शाना है। ठीक है, यहाँ का ये 3 जो है आपका नागरिक शास्त्र जिसको हम सिविक्स कहते हैं, काउस्टक में से सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। भारत का संविधान किसी डैश को विशेष दर्जा नहीं देता है, यानी धर्मों का यहाँ कोई किसी भी धर्मों का विशेष दर्जा यहाँ नहीं दिया जाता है। काउस्टक में से यह भी इसी तरह है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती थी और अभी भी रही है। तो ये होता है जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, लोकतंत्र यहाँ याद रख लीजिए इसको। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन के रूप नहीं लेता है, एक उदाहरण दे। यानी हर सामाजिक जो विभिन्नता होते हैं, यानी सामाजिक भिन्नता जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश जो है बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत भाषी और बहुत जाति बहुत धर्म के लोग रहते हैं, तो इसी के कारण सामाजिक विभिन्नता दिखाई देती है। तो बहुत सारे ऐसे विभिन्नता दिखने को मिलता है जिसमें हमको देश को विभाजन करने में मजबूर हो जाता है या दंगा फसाद में
मजबूर हो जाता है। लेकिन ऐसा भी बहुत कोई हम जगह में देखते हैं कि जो विभिन्नता है उसके कारण सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक विभाजन नहीं होते हैं। जैसे भाषा की दृष्टि में देखा जाए तो सामाजिक विभाजन हम लोग नहीं करते हैं। सामाजिक विभाजन होता है लेकिन बहुत कम हद तक होता है। लेकिन जाति के आधार पर ज़्यादा समाज में विभाजन आते हैं, ठीक है। धर्मों के ऊपर पर भी आते हैं, धर्मों के ऊपर सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे देश में, ठीक है। खैर वहाँ इस तरह आप उसको इस तरह करके उसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्याख्या के बारे में चर्चा करें। श्रीलंका में सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता के साझेदारी का मतलब होता है कि सरकार में आने के लिए, जैसे मान के चले केंद्रों में अगर सरकार लाना है तो उसमें आपका संसद का जरूरी होता है। तो उसमें कोटा होता है कि इतना आपको संसद लाना होगा तभी आपका सरकार बनेंगे। तो उसमें जो जो पार्टी से वो मिल के वो बनता है उसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। तो इसी तरह श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वहाँ एक सिल्ली जाति बोल के एक भाषा है, वहाँ पे उसका ज़्यादा माने मेजोरिटी है, उसका बहुसंख्यक है, और दूसरे भाषी का अल्पसंख्यक है। तो उसका अगर साथ साझेदारी में आएंगे तो वो जो सिल्ली भाषी लोग हैं, उन जो अदर भाषी लोग हैं, उनके ऊपर वो दबाव नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ये सब बनाए जा सकते हैं। और ये सब अगर हमको टाइम, अभी तो एग्ज़ाम हो चुका है या हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अभी तो बोर्ड में नहीं समझा पा रहे। लेकिन सोशल इसको अगले जो बैच आएंगे, जो लोग 9 क्लास में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीक़ा से हम चैनल में देते रहेंगे, ठीक है। हम इसलिए थोड़ा बहुत करके डील करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं इसमें कमेंट किया कि सर आप सोशल साइंस का एक भी क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं किए, ठीक है। भारत के संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ होता है संघ, यानी जिसको हम केंद्र कहते हैं, केंद्रों की शासन व्यवस्था होते हैं। राज्यों को तो शासन व्यवस्था है ही, राज्यों के ऊपर केंद्रों के भी शासन व्यवस्था चलते हैं। जैसे मान के चलिए पश्चिम बंगाल, एक वहाँ के मुख्यमंत्री अलग पार्टी के हैं, लेकिन वहाँ के शासन व्यवस्था वो अपने ढंग से कर रहे हैं। फिर भी केंद्रों की एक शासन व्यवस्था है, वहाँ से केंद्र कुछ उसके ऊपर दे सकते हैं। यहाँ केंद्रों के निर्देश अनुसार उसको भी चलना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को, उसी का कुछ विशेषता बता के आपको लिखना है, ठीक है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दबाव समूह उसी को कहते हैं जिनमें से कुछ लोग या कुछ समूह मिलकर कोई भी अपने मांग को मनाने के लिए जो दबाव देते हैं सरकार के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं दबाव समूह। और वही लोग आंदोलन करते हैं। उनमें राजनीति के ऊपर किस प्रकार प्रभावित पड़ते हैं। तो राजनीति के ऊपर दो प्रभावित पड़ते हैं, दो प्रकार के। एक उसके धनात्मक भी पड़ता है और ऋणात्मक भी पड़ता है। धनात्मक मतलब यदि वो दबाव समूह, और इतना भी होता है कि दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल उसमें सपोर्ट में होता है, किसी राजनीतिक दल ही उसको उस्काते हैं या उसको भड़काते हैं, और किसी राजनीतिक दल का बहुत हाथ होते हैं। तो उसमें क्या होता है, दबाव समूह जो मांग करते हैं, जो अपने बात को रखते हैं, वो अगर उसमें सरकार मान लेते हैं तो सरकार के पॉजिटिव में वो उसका प्रभाव पड़ते हैं। यदि उसको सरकार नहीं मानते हैं तो उसको ऋणात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस तरह आप उसको बना कर लिख सकते हैं, पॉइंट पॉइंट करके। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। राजनीतिक दलों को कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके कोई 2 तरीका समझाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 18 का आपका अथवा में है। राजनीतिक दल क्या है, ये पहला जो क्वेश्चन का अंश है, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है इसका, राजनीतिक दलों को कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके कोई 2 तरीका लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा याद रख लीजिए आप लोग, और फिर कमेंट करके हमको बताएंगे आप लोग की क्या जो हम बोले वो आया कि नहीं, ठीक है। 19 नंबर जो है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र मतलब किस तरह उत्तरदायी, यानी जो असलियत होते हैं, जो एकदम जजमीन होते हैं, उसको सरकार में गठन करने का बाध्य कर देता है। लोकतंत्र मतलब होता है कि लोग मिलकर उसको करना, ठीक है। तो मान के चलिए कोई भी एक पार्टी या कोई भी एक सरकार किसी एक विशेष जाति के ऊपर, विशेष धर्म के ऊपर अगर ध्यान देते हैं, या तो उसी को सिर्फ ये करते हैं, फ्लॉप करते हैं, तो फिर क्या होते, बाकी जो अदर्स जो जाति या अदर्स जो धर्मों के लोग होते हैं, फिर उन लोग क्या कर देते हैं, उसको वोट से उसको हराकर उसको फिर जो असलियत सरकार होते हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं।
लोकतंत्र को मजबूत करने में एक आदमी किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक आदमी किस प्रकार की भूमिका को महत्वपूर्ण निभा सकती है, भूमिका निभा सकती है। यानी उसका वोट का अधिकार है, या तो उसको बोलने का अधिकार दिया गया है, उसको पूरा छूट है। एक करोड़पति का जितना पावर है, एक साधारण आदमी का भी, एक आम आदमी का भी उतना ही पावर है। एक करोड़पति एक आदमी को चुन सकता है एक वोट के ज़रिए, तो उसी तरह एक मतलब अमीर गरीब से गरीब आदमी भी एक ही वोट के इसे चुन सकते हैं। तो उसी तरह उसका एक मतलब लोकतंत्र को बनाने का एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं। इकाई जो 4 है, अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। उपभोक्ता का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा बता देते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि पूरे देश में जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो आय होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता का अर्थ क्या। उपभोक्ता मतलब होता है कस्टमर, जिसको हम कहते हैं कस्टमर, यानी उपभोक्ता जो कोई चीज़ को उपभोग करता है उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। खास क्या है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। ये तो सही है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। जैसे मान के चलिए भाषा भी एक विनिमय का माध्यम है, या भाषा के माध्यम से भी हम एक दूसरों को अनुभूति को समझ पा रहे हैं। जैसे हम कुछ आपको समझा रहे हैं तो ये भाषा के माध्यम से ही आपको समझा पा रहे हैं। जैसे मान के चलिए आप तो हमको देख नहीं पा रहे हैं, मैं कैसे हाथ हिला रहे हैं, कैसे अब थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ वो भी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक भाषा जो है हिंदी भाषा, उसी के माध्यम से आप हमारा चीज़ को यानी मेरे अंदर की अनुभूति को आप विनिमय कर पा रहे हैं। उसी तरह मुद्रा के लिए हम कोई भी चीज़ को विनिमय कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुद्रा का निर्माण कब से हुआ। कोई व्यक्ति के पास गेहूँ है लेकिन वो मकाई खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास मकाई है वो कमीज़ खरीदना चाहते हैं, तो गेहूं वाला के साथ आदान प्रदान वो करना नहीं चाहता, वो कमीज़ वाला के साथ आदान प्रदान करना चाहते थे। उसी तरीक़ा से मुद्रा का एक मतलब निर्माण किया गया कि उसके अंदर सबको ही हम लोग विनिमय करेंगे। ठीक है। तो लेन देन या खरीदारी जिसको कहते हैं, अभी बाद में उसका नाम खरीदारी पड़ गया। खुली बाजार और प्रचलन बाजार, खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये तो बहुत ईजी है। उपभोक्ता मतलब जो खरीदार करते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उसका शोषण होता है। कुछ ऐसे पॉइंट का चर्चा करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसके पैकेट लेवल में उसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसका निर्माण डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायर डेट नहीं रहता है। उसके बाद उसमें टैक्स इंक्लूड करके उसका जो ये होता है मतलब प्राइस होता है MRS जोड़ देता है, लेकिन उसमें कितना % डिस्काउंट है वो आपको नहीं जान पाते हैं। उससे क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। जैसे बहुत जगह में आपका मतलब ओजन में भी शोषण करते हैं, तो इस तरह का शोषण होता है। मुद्रा आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्या किस तरह सुलझाती है। अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोक लगाने के क्या कारण थे। इन अवरोकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग है। ठीक है। यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, खुली रोजगारी और प्रचलन रोजगारी। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 25 नंबर भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ आपका हो गया 24 और 25, सब तो क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो आ जाए ना लायक है। तो हम आशा करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग को समझ में आए होंगे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा थोड़ा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका हिंदी ए या हिंदी बी का एग्ज़ाम कैसा गया। और फिर आप सोशल साइंस के लिए तैयारी कैसे करते हैं, कौन सा विधि से आप तैयारी करते हैं, तो वो भी हमको थोड़ा सा बताएं। ठीक है। थैंक यू।